हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को कंप्लीट किया था, मतलब इससे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंड्रोजेनेसिस के अंदर एंथर कल्चर को कर लिया था। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पोलन कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी? तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग है कि जब आप एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट होते हैं, यानी कि स्टेमन के, एंथर एंड पोलन, पिस्टिल के, ओवरी एंड ओव्यूल एंड एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक जितने भी पार्ट उसमें रोल प्ले करते हैं, उनमें से आप किसी भी पार्ट को लेके जब आप उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हो तो उसे एंथर कल्चर कहते हैं। दैट मीन कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, एसेंशियल ऑर्गन हैं या एसेंशियल ऑर्गन हैं, उनका पार्ट लेकर आप क्या करें, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करें, उस एम्ब्रियो से आगे जाके प्लांट का फॉर्मेशन करें, तो उसे एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्ब्रियो कल्चर के अंदर हमने पढ़ा था एंथर कल्चर। तो जैसा कि ये बताया था कि व्हाट इज़ अ एम्ब्रियोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, तो इन सिंपल वर्ड ये एक एम्ब्रियोलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म और इंडिविजुअल कैसे डेवलप होगा, इसकी स्टडी की जाती है एम्ब्रियो के पार्ट से। अब इसमें अगर हम नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखें तो हम क्या क्या पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पोलन को कैसे बना सकते हैं, मतलब जर्मिनेट कैसे होंगे, मॉर्फोजेनेसिस कैसे होगी, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, ये सब हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन और इसके बाद में ये प्री रिक्वेस्ट कंडीशन। प्री रिक्वेस्ट कंडीशन का क्या मीनिंग था कि ऐसी कंडीशन जो कि जब हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं या एम्ब्रियो की किसी भी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती है, किन किन पॉइंट पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो पॉइंट है न्यूट्रिएंट मीडियम, एसेप्टिक कंडीशन एंड प्रॉपर एरिएशन। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या आया था? न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मोस्टली एक मीडियम यूज़ करते हैं कल्चर के लिए। जनरली आप लोग बात करते हैं तो वो होता है एमएस मीडियम। इसके अलावा बहुत सारे मीडियम है, वाइट मीडियम, निस मीडियम, ऐसे करके बहुत सारे मीडियम है, लेकिन हम जनरली जो लेते हैं वो होता है एमएस मीडियम, मोरासिक एंड स्कूग मीडियम। इसे मोरासिक एंड स्कूग ने बनाया था। अब इस मीडियम के अंदर क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थों को लेते हैं, उनका मिक्सचर बनाते हैं। अब इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि NaH, CO3, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड आते हैं और इस तरह से हम उन्हें स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, A, B, C, D, E और F। अब इनका एक फिक्स अमाउंट लेते हैं, जैसे A का हमने 10 लिया, B का 10, C का 10, इस तरह से हम इन सब के 10 लेते हैं और F का 5। इनका अमाउंट लेके इन्हें एक बोतल में मिक्स करते हैं और इस तरह से हम एक MS मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में हमें क्या ध्यान रखना होता है? न्यूट्रिएंट मीडियम में हमें ध्यान रखना होता है कि जितने भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हैं ये सारे ही प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, प्रॉपर हैं या नहीं हैं, एकदम जिसे आप कह सकते हैं कि ये अपनी एक्यूरेट फॉर्म में है या नहीं, यानी कि इनके अंदर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। उसके साथ साथ सुक्रोज, उसके साथ अगार अगार, इन सब की कंसंट्रेशन और कितना अमाउंट लेना है और कितने के लिए आप बना रहे हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन में आप देखते हैं कि जब आप कर रहे हैं पूरा ही कल्चर, तब आपको बिल्कुल वहाँ पे असेप्टिक कंडीशन रखनी होती है। असेप्टिक कंडीशन कैसे रखनी होती है कि वहाँ पर आपको ना तो कोई तरह का कंटामिनेशन चाहिए किसी भी तरह का, और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी तरह की आउटर इन्फेक्शन चाहिए। दैट मीन कि जब आप किसी भी प्लांट को या किसी भी एक्स प्लांट को यूज़ करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने एंथर यूज़ किया तो आप लाएंगे तो बाहर से ही, तो उसको जब आप लेके आते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको आपको स्टरलाइज करना होता है। तो सबसे पहले आप प्लांट को लेके आएंगे, जैसे आपने फ्लावर की बड लाई, उस बड को लेके आपको पहले वाटर से, उसके बाद में उसके अंदर से एंथर को निकाल कर उसको अल्कोहल से, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड से, HgCl2 एंड देन बारिस्टीन से, और फिर ऑटोक्लेव वाटर से, इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में वॉश करना होता है। और ये वाला काम तो टैप वाटर का होता है और ये होता है ऑटोक्लेव वाटर। ये सारे काम, यहाँ तक के जो काम है, ये सारे लेमिनार के नीचे होते हैं ताकि बिल्कुल असेप्टिक कंडीशन रहे। और जो लेमिनार होता है वो बिल्कुल कल्चर रूम के पास होता है, यानी कि उसको भी इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। और जब आप जिन सामान को यूज़ करते हैं, दैट मीन आप फोर्सेप, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर
वॉट एवर यू यूज़ दैट, वो सब कैसे होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए, प्रॉपरली स्टरलाइज होने चाहिए। अब पानी यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह का, यानी कि जब वाटर यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए, इसलिए उसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर लेते हैं। उसके बाद एरेशन प्रॉपर होना चाहिए। या आपको अगर कह दिया कि कंडीशन असेप्टिक होनी चाहिए, दैट मीन आपने क्या करा, बिल्कुल एरेशन को ही बंद कर दिया क्योंकि कंटामिनेशन बाहर से आ रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एरेशन की भी सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है कल्चर मीडियम के लिए। सर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी, आज सिर्फ रिकॉल कराया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था एंथर कल्चर, इसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले दतूरा इनॉक्सिया में गुहा एंड माहेश्वरी 1964 में दतूरा इनॉक्सिया से क्या कराया था, एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन कराया था। और इस एम्ब्रॉयड से एंथर का डेवलपमेंट, मतलब दतूरा इनॉक्सिया के एंथर लिया और इससे एम्ब्रॉयड बनाया, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया। उस एम्ब्रियो को कहा क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयड। और इस एम्ब्रॉयड से नया प्लांट बनाया। तो सिंपल सा कि एंथर लिया दतूरा इनॉक्सिया का पराग कोश और उसको लेकर उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया एंड देन इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा के इससे न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन कराया। तो ये आया एंथर कल्चर के अंदर। तो हम एंथर कल्चर तो पढ़ चुके थे। अब चाहे एंथर कल्चर करें चाहे पोलन कल्चर करें, यानी कि अगर मेल गैमेटोफिटिक पार्ट को आप यूज़ करते हैं, मेल गैमेटोफिटिक पार्ट में से आप किसी भी पार्ट को आप यूज़ करते हैं तो उसे एंडोजेनेसिस के अंदर लेते हैं। और मेल गैमेटोफिटिक पार्ट में आप क्या लेंगे, देखिए मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन में ये जो पार्ट होता है ये तो स्टेराइल होता है, इसको तो आप नहीं ले सकते। तो आप क्या लेते हैं, या तो एंथर लेते हैं परागकोश, या फिर आप लेते हैं इसके अंदर की पोलन्स। ठीक है, यहाँ तक मैं लास्ट क्लास में कंप्लीट करा चुकी थी। चलिए अब हम स्टेजेस क्या क्या लेते हैं वो देख लेते हैं इस एंथर कल्चर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट स्टेज ली जाती है एंथर की, कि जो एंथर होता है वो कैसा होना चाहिए, एक कोशिकी होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड, उस पूरे ही एंथर को लेके ये पूरा एंथर लेते हैं, इसके बाद इसको स्टरलाइज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले फ्लावर लिया जाता है बड फॉर्म में, उस बड फ्लावर में फ्लावर को लेके उसको वॉश किया जाता है टैप वाटर से, फिर उसको लामिनार के अंदर ले जाकर ओपन किया जाता है और एंथर को निकाला जाता है। फिर उसको एल्कोहल, मर्करी क्लोराइड का 1% सॉल्यूशन, बारस्टीन, इन सब से वॉश करने के बाद में उसको लेकर इनोक्यूलेट किया जाता है। और इनोक्यूलेट के लिए मीडियम को यूज़ किया जाता है। उस मीडियम में या तो अगर आपको कैलस फॉर्मेशन करना है, दैट मीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। और अगर आपको वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, यानी कि आपको रूट इनिशिएशन करना है तो ऑक्सिन ज़्यादा होनी चाहिए, सूट इनिशिएशन करना है तो साइटोकाइनिन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मीडियम का ध्यान रखते हैं और इनोक्यूलेशन के बाद कैलस या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है और उस कैलस या एम्ब्रियो से आगे जाकर प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ से कि देखिए ये फ्लावर की बड ली, इस फ्लावर की बड को क्या बताया मैंने, सबसे पहले टैप वाटर से वॉश करते हैं, उसके बाद में इसे लैमिनार के अंदर ले जाकर इसे फोर्सेप की सहायता से खोला जाता है और फोर्सेप की सहायता से खोल के इसकी जो स्टेमिनेट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये जो इसकी फिलामेंट है, ये इतना सा पार्ट इसे हटा दिया जाता है। उसके बाद जो ये एंथर बचा, इस एंथर को लेके इसको फिर अलग अलग स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि पहले इसको अल्कोहल से किया जाता है, उसके बाद में इसका HgCl2 से मर्करी क्लोराइड के 1% सोल्यूशन से, उसके बाद में इसको बारस्टीन से, इस तरह से इसका किया जाता है। और एंड में करने के बाद इसे ऑटोक्लेव, इसे इनोक्यूलेट कर दिया जाता है कल्चर मीडियम के अंदर, जिसमें कि अगर कैलस का फॉर्मेशन करना होता है स्टार्टिंग में तो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का अमाउंट बराबर रखा जाता है। ये दोनों क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन सूट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सिन रूट का फॉर्मेशन करता है। और अगर इन दोनों का अमाउंट बराबर रखते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, एक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें कोई भी उत्तक विभेदन नहीं हुआ है। इसके बाद इस कैलस को लेके हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसको या तो ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा या फिर साइटोकाइनिन का। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि ये कैलस धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर इसको ट्रीटमेंट देकर इसमें प्लांट का डेवलपमेंट कर देंगे। या फिर इसके अंदर पहले साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ा है जिससे कि इसमें सूट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ऑक्सिन का अमाउंट बढ़ा है, रूट का फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा प्लांटलेट बना लिया पहले और सीधे उसको कॉल्चिसिल से ट्रीट किया और न्यू प्लांट बना लिया। अब यहाँ तक की कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ये वाली कंडीशन
कि या तो सीधे ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो को लेके उसको कॉल्चिसिल से ट्रीटमेंट किया, या फिर यहाँ पर साइटोकाइनिन का और यहाँ पे ऑक्सिन का अमाउंट इंक्रीज करके रूट और शूट का फॉर्मेशन कराया, यहाँ पे शूट और यहाँ पे रूट। लेकिन यहाँ पे कॉल्चिसिल से ट्रीटमेंट क्यों कराया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉल्चिसिल से ट्रीटमेंट करने पर वो जो प्लांट है उसके अंदर जो हैप्लॉइड मिल रहा है आपको, अभी ये जो प्लांटलेट बना है ये कैसा है? अगुणित है, क्योंकि आपने क्या लिया है? एंथर लिया है। और ये जो अगुणित प्लांट बनाया है इसको जब आप कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड। कॉल्चिसिन क्या करता है? कॉल्चिसिन डबलिंग का काम करता है। कॉल्चिसिन का हमेशा याद रखना, ये क्रोमोसोम डबलिंग का काम करता है, क्रोमोसोम को डबल कर देता है। तो यहाँ तक का एंथर कल्चर क्लियर होता है। चलिए अब इसे यहाँ से देख लेते हैं कि एंथर कल्चर के अंदर ये स्टेप्स मैंने आपको नहीं बताई थी कि जब हम एंथर कल्चर पढ़ते हैं तो यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ कि इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, जो आप मीडियम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। उसके अंदर या तो काइनेटीन लिया जाता है, काइनेटीन क्या है? ये भी एक साइटोकाइनिन है, या फिर जियाटीन लिया जाता है, ये भी एक साइटोकाइनिन है। तो या तो इन दोनों को लिया जाता है, यानी कि काइनेटीन या जियाटीन का जो मिक्सचर होता है वो वाला मीडियम लिया जाता है। इस मीडियम में काइनेटीन और जियाटीन के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। जो सुक्रोज की कंसनट्रेशन है 6 to 22% रखी जाती है और उसके अंदर फेरस प्रेजेंट होना चाहिए, दैट मीन यानी कि आयरन होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मेरा कहना ये है कि जब एंथर कल्चर किया जाता है तो उसके अंदर जो मीडियम है उसके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। वो मीडियम के पास में काइनेटीन या जियाटीन होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर मिक्सचर होना चाहिए, ये दोनों ही साइटोकाइनिन है। कंसंट्रेशन सुक्रोज की ये होनी चाहिए और फेरस प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि फेरस आयरन प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारी कंडीशन क्या करेंगी? ये एंथर कल्चर को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब वो कंडीशन देखिए, ध्यान रखिएगा, जो ये सारी कंडीशन है, ये सारी कंडीशन ये एंथर कल्चर को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। अब जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन एंथर कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि उसमें प्रभावित करती हैं। अब क्या क्या करते हैं? जैसे कि कल्चर मीडियम, अगर कल्चर मीडियम की कंडीशन आपने सारी सही से रखी, कल्चर मीडियम की कंडीशन में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपको वहाँ पे एक फिक्स लाइट देनी होती है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि अगर आपने रेड लाइट दी है तो वो 12 आवर के लिए देंगे आप। तो इस तरह से कुछ पीरियड होता है फिक्स टाइम का कि जो लाइट होती है वो 12 to 14 आवर। आपने प्लांट कौन सा चूज़ किया है उस पर डिपेंड करती है कि लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। उसके साथ साथ एंथर स्टेज, कि आपने एंथर को किस स्टेज में लिया है, बिल्कुल यंग स्टेज में। जैसा कि एंथर स्टेज का दैट मीन कि ये जो बड है ये बड अभी बनी ही है और जस्ट आपने ले लिया, कि जब एंथर डेवलप भी नहीं हुए थे तब ले लिया, या ये एंथर बिल्कुल मैच्योर हो गए और इनमें पॉलिनेशन भी हो गया तब आपने लिया, या ये बड बिल्कुल क्लोज्ड कंडीशन में थी और एंथर सिर्फ मैच्योर हुए थे तब लिया। तो जो एंथर की कंडीशन है वो एंथर को लिया जाता है जब बड क्लोज हो और एंथर मैच्योर हो, लेकिन अभी तक इनका इस तरह से पॉलिनेशन ना हुआ हो, रप्चर ना हुए हो। ये टेट्राड कंडीशन में बिल्कुल आपको मास ऑफ ऐसे पैक्स मिले तब इसका कल्चर किया जाता है। प्लांट की फिजियोलॉजी, कि जो प्लांट है वो किस तरह से है, कि वो किस तरह से अपने उसके अंदर किस तरह से फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, नेचर में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। दैट मीन कि वो कितने टेम्परेचर पे ग्रो होता है, उसके अंदर हार्मोनल लेवल कैसा है, फूड का उसके अंदर अमाउंट कैसा है। यानी कि या तो बिल्कुल एक आपको हेल्दी प्लांट लेना है, एकदम हेल्दी प्लांट हो, या फिर आप जो प्लांट सेलेक्ट करते हैं उससे आप हेल्दी बनाएं। दैट मीन कि आपको जो प्लांट है उसका भी फिजियोलॉजी चेक करनी, फिजियोलॉजी की यानी कार्यकी, उसके अंदर किस तरह सिस्टम चल रहा है उसका भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद में टेम्परेचर भी यहाँ पर एक मेन रोल प्ले करता है कि जो आप टेम्परेचर लेते हैं वो किस तरह का हो। कि जब आप एंथर कल्चर कराते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही एक कह सकते हो आप महत्वपूर्ण घटक है या फिर महत्वपूर्ण कारक है जो कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस कराता है प्लांट की जो ग्रोथ कंडीशन है उसको। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जब आप ये जो धतूरा वाला प्लांट था, धतूरा या तंबाकू का, टैबैको, निकोटियाना टैबैको, इन दोनों प्लांट को लिए जाते हैं, यानी कि इनका जब एंथर कल्चर कराया जाता है तो 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है, उस पर अच्छे से हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि राइस, इसमें ये थोड़ा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है 5 डिग्री ऊपर या नीचे, ठीक है।
तो दैट मीन हर एक प्लांट का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो अच्छी ग्रोथ करता है, जिसमें हम फोटो पीरियड कहते हैं, उसी तरह से, या फिर वनलाइजेशन समझ लीजिए। अब जेनेटिक मेकअप ऑफ एंथर, कि जो वो एंथर है उसका जेनेटिक मेकअप देखा जाता है कि उसके अंदर किसी तरह का म्यूटेशन तो नहीं है, वो एक नॉर्मल ही है ना, उसके अंदर किसी तरह की कोई डिप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी तो नहीं है, तो इस तरह से उसको एंथर का जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। उसके साथ साथ जो पेरेंटल प्लांट है उसकी एज देखी जाती है कि जो पेरेंटल प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा यंग नहीं होना चाहिए, उसकी भी एक एज देखी जाती है। उसकी बेसिस पे इन सभी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कल्चर किया जाता है। चलिए यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है एकदम न्यू पोलन कल्चर। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना था, पोलन कल्चर क्या है। पोलन कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि इसे सबसे पहले निच एंड नेरल ने दिया था। निच एंड नेरल कौन थे, निच एंड नेरल दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि इन दोनों ने, गुहा एंड माहेश्वरी ने धतूरा पे वर्क करके और एंथर कल्चर को किया था, वैसे ही निच एंड नेरल ने 1973 में पोलन कल्चर करा। और किसके लिए करा, धतूरा पर। जैसे गुहा और माहेश्वरी ने 1964 में करा, तो दैट मीन उनके 9 ईयर्स के बाद में इसी धतूरा प्लांट को यूज़ करते हुए, डेट्यूरा इनॉक्सिया को यूज़ करते हुए, इसका साइंटिफिक नाम है डेट्यूरा इनॉक्सिया, याद रखिएगा, इन्होंने इस पर पोलन कल्चर किया और ये भी फर्स्ट टाइम इनके द्वारा किया गया था। अब इसके बाद में इन्होंने तो कर लिया, इसके बाद में पिटूनिया पर भी, जैसे सोलेनेसी के जितने ही मेंबर थे उनका भी पोलन कल्चर किए गए, जैसे पिटूनिया का किया गया, निकोटियाना का किया गया, अट्रोपा का किया गया, जिसे जैक फ्रूट कहते हैं, सोलेनम पटेटो वाला, इन सब का भी पोलन कल्चर किया गया। तो याद रखिएगा, गुहा एंड माहेश्वरी ने किस पे किया था, डेट्यूरा इनॉक्सिया पे फर्स्ट टाइम किया था। और निच एंड नेरल ने, लेकिन गुहा एंड माहेश्वरी ने क्या किया था, एंथर कल्चर किया था। निच एंड नेरल ने लिया तो सेम प्लांट, लेकिन उन्होंने पोलन कल्चर किया। इन्होंने जो ये क्या होता है, इस तरह से जो एंथर होता है, इसके अंदर से ये जो कंडीशन निकलती है ये पोलन की, इसको इन्होंने कल्चर किया। गुहा ने एंड माहेश्वरी ने इसे किया और उन्होंने इसे किया, नेरल एंड निच ने। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होता है। अब इसके बाद में निच जो है उन्होंने 1974 में डिस्क्राइब किया पोलन कल्चर को। कैसे डिस्क्राइब किया कि देखिए, पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके तो फर्स्ट टाइम बताया कि हाँ भाई इसके अंदर पोलन कल्चर ऐसे होता है। एक पोलन कल्चर का सीधे से उन्होंने करके बता दिया कि इससे पोलन कल्चर किया जा सकता है, पोलन कल्चर से भी प्लांट को बनाया जा सकता है। उसके बाद सोलेनेसी के मेंबर्स पे किया गया, लेकिन फिर निच ने क्या करा, निच ने पूरा बताया प्रोसेस कि किस तरह से पोलन कल्चर किया है उन्होंने, या किस तरह से जल्दी पोलन कल्चर को किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने एक सेकेंड, इसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया। इस प्रोसेस को मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले एक बड ली, उस बड को लेके, जैसे कि हमने एंथर कल्चर के अंदर लिया था, स्टरलाइज किया, वही पहले टैप वाटर से, फिर अल्कोहल से लेमिनार नीचे ले जाकर, मर्क्यूरी क्लोराइड के 1% सॉल्यूशन एंड बारोस्टीन से, फिर ऑटोक्लेव वाटर से। उसके बाद में उस बड से को लेके उसके अंदर से एंथर को निकाला, और उन एंथर को निकाल के उनको बिल्कुल स्टरलाइज करके क्या किया, जो 20 मिलीलीटर लिक्विड मीडियम था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब 20 मिलीलीटर लिक्विड मीडियम कौन सा, MS मीडियम, तो इनोकुलेशन के लिए होता है। अब इसके अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र किया, ये मीडियम इनोकुलेशन के लिए है। इन्होंने एक मीडियम लिया, सिंपल सा, इतना ध्यान रखो कि बड ली, स्टरलाइज किया उसको, और उसको बाद में उसको 20 ml मीडियम के अंदर उन्होंने डिज़ोल्व करा, और उस लिक्विड मीडियम के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद में, यहाँ पर कट नहीं बता रखा है इन्होंने कि इन्होंने मीडियम कौन सा यूज़ किया था, सो इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप किया है। ग्लास रॉड ली, और उस ग्लास रॉड से ये जो मीडियम में इन्होंने डाला था, इससे इन्होंने इसको रप्चर किया। क्या किया, रप्चर किया। एक बार आप इसे डायग्राम से समझ लीजिए ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ से देख लीजिए जो जो उन्होंने किया, ये समझ में आया ये वाला पॉइंट। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इन्होंने बड ली, बड को लेने के बाद स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद क्या किया, उसमें से एंथर लिया, एंथर को लेकर इस मीडियम में डाला, ठीक है।
20 ml मीडियम लिया और इस 20 ml मीडियम में डालने के बाद इसको ग्लास रॉड से रप्चर किया। ग्लास रॉड से रप्चर क्यों किया? क्योंकि एंथर के अंदर है ना पोलन, तो जब एंथर के अंदर पोलन है तो उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी ना किसी से तो तोड़ना पड़ेगा, तो उससे ग्लास रॉड से तोड़ा। उसके बाद इसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया। देखिए यहाँ पर रप्चर करने के बाद इसे वो जो फिल्ट्रेट बचा उस मीडियम को छान लिया और उसके बाद में उसे 500 से 800 RPM राउंड पर मिनट, इतने राउंड पर मिनट, ये RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, कि 1 मिनट में वो इतने चक्कर लगाएगा। सेंट्रीफ्यूज का मतलब ये होता है कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है कि उसमें एक पैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक पैलेट का फॉर्मेशन करा, अब इस पैलेट को सस्पेंसल कल्चर पर ट्रांसफ़र कर दिया और प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको 500 से 800 RPM पर यानी 500 to 800 RPM पर सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद में पैलेट का फॉर्मेशन होगा नीचे की साइड में, उस पैलेट से ऊपर का जो नेटेंट था सुपर नेटेंट उसे हटा दिया, यहाँ पर लिक्विड ऊपर तैरेगा और नीचे एक पैलेट का फॉर्मेशन होगा। पैलेट का मतलब एक छोटी सी इस तरह से मान लो जैसे आप लोग प्रेसिपिटेशन करते थे केमिस्ट्री के अंदर, वैसे यहाँ पर एक पैलेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि एक पतली सी परत। तो यहाँ पे एक पैलेट बनती है, उसमें से सारा लिक्विड निकाल दिया, उसके बाद उसको ड्राई करा और उसको ड्राई करने के बाद उसे सस्पेंसल कल्चर पर डाल दिया, इनोक्यूलेट किया और उसके बाद में इसका पोलन कल्चर किया जिससे कि मल्टी न्यूक्लिएट पोलन बने। अब फिर इसके अंदर इस तरह से एम्ब्रियो बनेगा और फिर ये एम्ब्रियो हार्ट शेप में कन्वर्ट हुआ। देन पहले ग्लोबुलर आती है फिर हार्ट, तो यहाँ पे ये ग्लोबुलर स्टेज, ये हार्ट, फिर टॉर्पिडो और फिर धीरे धीरे हैप्लॉइड प्लांट बन गया, क्योंकि पोलन भी हैप्लॉइड होते हैं। फिर कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट किया और कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करने के बाद वो डिप्लॉइड प्लांट बन चुका। इस तरह से उन्होंने पोलन कल्चर किया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम ओवरी एंड ओवरियल कल्चर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।